अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैंने जमशेद से पंजाबी में कहा, मेरा ख्याल है हमें उतर जाना चाहिए। हम दोनों रिक्शे से उतरे और उसको 10 रुपये देकर रुखसत कर दिया। इस चौक को भी मैंने पहचान लिया। वहाँ से एक छोटी सड़क झुमरे पट्टी क्लब की तरफ जाती थी। उस सड़क पर वो क्वार्टर थे जिनमें से एक बोसीदा मकान में अपना गाजी रहता था। ज़रा आगे जाकर मुझे पुराने शिकस्ता क्वार्टरों की कतार नजर आ गई। मैंने कैप्टन जमशेद से कहा, हम मंजिल पर पहुंच गए हैं। गाजी के मकान का दरवाज़ा बंद था। आसपास अंधेरा और गहरी खामोशी थी। आखिरी क्वार्टरों की जानिब से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। मैंने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दिया। 3-4 बार दस्तक देने के बाद दरवाज़ा खुला और अपने जासूस गाजी ने आंखें झिपकाते हुए तेलुगु में कुछ पूछा। यही पूछा होगा कि कौन है। फिर उसने मुझे और मेरे साथ एक अजनबी चेहरे को देखा तो जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। हम लपक कर अंदर दाखिल हो गए। वो समझ गया था कि मेरे साथ कैप्टन जमशेद के सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता। कमरे में पंखा चल रहा था। गाजी ने बत्ती रोशन कर दिया। मैंने कैप्टन जमशेद से उसका तारुफ कराया तो वो खुश होकर कहने लगा, खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। मैंने उसे अपने फ़रार की पूरी दास्तान मुख्तसर अल्फाज में बयान किया और कहा कि अगर इस काम में मादाम माधवी हमारी मदद ना करती तो कैप्टन जमशेद को लाहौर जेल की काल कुर्सी से निकाल कर ले आना नामुमकिन था। वो बोला, मोहब्बत इंसान को बड़ा निडर बना देती है। कैप्टन जमशेद ने मेरी तरफ देखा जैसे पूछ रहा हो कि ये किस मोहब्बत की बात हो रही है। तब मैंने और अपने गाजी ने उसे सारी हकीकत बयान कर दिया और उसे बताया कि माधवी उससे मोहब्बत करती है और ये इसी मोहब्बत का असर था कि इस फरार में माधवी ने हमारी भरपूर मदद किया, वरना उसे क्या ज़रूरत थी कि वो एक अजनबी कैदी के लिए इतना बड़ा ख़तरा मोल लेती। कैप्टन जमशेद ने कहा, लेकिन मैं तो जेल में उससे कभी मिला नहीं। मैंने तो आज तक उसे देखा भी नहीं। गाजी बोला, कैप्टन साहब, आपने उसे नहीं देखा, लेकिन माधवी ने कई बार आपको देखा था। वो आपकी बहादुरी और वतन परस्ती और हुब्बुल वतनी के जज्बे से बेहद मुतासर थी और इस वजह से उसे आपसे मोहब्बत हो गई। बस अब आप उसका दिल मत तोड़िएगा। कैप्टन जमशेद ने कंधा हिलाते हुए कहा, लेकिन मैं उसे कैसे कह सकता हूँ कि मुझे भी तुमसे मोहब्बत है, जबकि ऐसी कोई बात ख्याल मेरे दिल में नहीं है। मैंने कहा, भाई उस औरत का दिल रखने के लिए कह देना, वो कौन सा तुम्हारे साथ शादी करने वाली है। कैप्टन जमशेद हंसने लगा। इसके बाद हम इस कमरे में फर्श पर सो गए। दूसरे रोज़ हम काफ़ी देर तक सोए रहे। गाजी हमसे पहले उठ चुका था और उसने नाश्ता तैयार करके रख दिया था। नाश्ता हमने इकट्ठे किया। इसके बाद गाजी हमें मकान में बंद करके बाहर ताला लगाकर शहर में हालात का जायज़ा लेने चला गया। घंटे 1.5 घंटे बाद वापस आया। उसने बताया कि पुलिस ने शक व शुबे में शहर के कई मशकूक आदमियों को पकड़ लिया है और शहर के तमाम नाकों और बंदरगाह और रेलवे स्टेशन के आसपास पुलिस बैठ गई है और खुफिया पुलिस के आदमी जगह जगह फिरने लगे हैं ताकि किसी तरह शाम होने से पहले पहले मफरूर पाकिस्तानी कमांडो कैप्टन जमशेद को गिरफ्तार कर लिया जाए। तुम लोग खुशकिस्मत हो कि रात को तुम्हें यहाँ तक आते हुए कोई पुलिस वाला नहीं मिला। शहर में हर कोई पाकिस्तानी कमांडो के फरार की बातें कर रहा है और सुना है मद्रास से चोटी के पुलिस अफसर और सुराग रसाई लाहौर पहुँच रहे हैं। कैप्टन ने गाजी से कहा, इसका मतलब है मुझे शाम होने से पहले पहले यहाँ से भी फरार हो जाना चाहिए। मैंने उसे कहा, भाई तुम अकेले फरार नहीं हो गया, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा, लेकिन जब तक हमें लाइन क्लियर नहीं मिलता हम यहाँ से बाहर निकलने का खतरा मोल नहीं ले सकते। और ये लाइन क्लियर कौन देगा? कैप्टन जमशेद ने पूछा। हमारे गाजी ने जवाब दिया, इस सिलसिले में भी हमें मैडम माधवी की मदद लेनी होगी क्योंकि पुलिस इस छोटे से शहर में चारों तरफ फैली हुई है। हम शाम तक गाजी के मकान में ही बंद रहे। उस रोज़ वो झुमरे पट्टी क्लब भी न गया। जब रात पड़ गई तो मैडम माधवी भी वहाँ आ गई। कैप्टन जमशेद ने माधवी को पहले नहीं देखा था। जब गाजी ने उसका तारुफ कराया तो कैप्टन शर्मा से गया। बहादुर आदमी शर्मीले होते हैं। माधवी ने कैप्टन से हाथ मिलाते हुए बड़ी शीरी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं कैप्टन ये कहते हुए बिल्कुल नहीं शर्माऊंगी कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की वजह से किया है
खुदा का शुक्र है कि तुम लोग जेल से निकलकर खूनी समंदर को अबूर करके यहाँ पहुँच गए। मैंने कहा, लेकिन अब हम ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते। यह इलाका इलोर जेल के समंदर के करीब का इलाका है। बहुत मुमकिन है पुलिस यहाँ घर घर तलाशी लेनी शुरू कर दे। गाजी खामोश बैठा था। कहने लगा, मेरा तो ख्याल है कि तुम लोगों को आज रात मौका पाकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। माधवी ने कहा, ये किस तरफ से जाएंगे? रेलवे स्टेशन और बंदरगाह पर तो हर तरफ पुलिस ही पुलिस है। गाजी ने तजवीज़ पेश करते हुए कहा, मेरा ख्याल है इन्हें दरिया के रास्ते पीछे जंगलों में से फरार हो जाना चाहिए। माधवी ने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? पुलिस दरिया पर नहीं होगी। मेरी रिपोर्ट के मुताबिक दरिया के दोनों जानिब पुलिस मौजूद है और कोस्टल गार्ड के 2 मोटर बोट दरिया में सुबह से चक्कर लगा रहे हैं। मैंने माधवी से पूछा, फिर तुम हमें क्या मशवरा देती हो? माधवी ने कुछ सोचकर कहा, तुम्हें उस वक्त तक इस जगह छुप कर बैठे रहना चाहिए जब तक कि पुलिस थक हार कर कैप्टन जमशेद की तलाश से हाथ नहीं उठा लेती। गाजी ने कहा, लेकिन मद्रास से तो पुलिस की मजीद नफरी यहाँ पहुँच रही है। माधवी बोली, जब कैप्टन जमशेद नहीं मिलेगा तो मद्रास की पुलिस क्या करेगी? वो कब तक यहाँ पड़ी रहेगी? एक दिन वो भी मायूस होकर वापस चली जाएगी। गाजी कहने लगा, इस सारे अमल में कई रोज़ लग सकते हैं और इस मकान में कैप्टन जमशेद का इतने दिन क्याम खतरे का बायस हो सकता है। माधवी ने कहा, इसके छुपने के लिए मेरी निगाह में एक मुनासिब जगह है। मैं इसे वहाँ ले जाऊंगी। जब हालात ज़रा नॉर्मल होंगे तो मैं खुद इसे यहाँ से फरार करा दूंगी। मैंने गाजी की तरफ देखा। हमें यूँ लग रहा था जैसे माधवी इस तरह से कैप्टन जमशेद को अपने पास रखना चाहती है। उसके बात करने के अंदाज से मुझे ऐसा लगा था जैसे उसने अपने जहन में कोई दूसरा प्रोग्राम बना रखा है। फिर मुझे ख्याल आया कि वो एक मफरूर कैदी को अपने पास कितनी देर तक रख सकती है। मैंने माधवी से उस खुफिया जगह के बारे में पूछा जो उसके जहन में थी, तो वो सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए बोली, तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। जहाँ मैं तुम दोनों को ले जाऊंगी वहाँ पुलिस नहीं पहुँच सकेगी। गाजी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर इन दोनों को यहाँ देर नहीं करनी चाहिए। माधवी बोली, देर करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं सारा बंदोबस्त करके आई हूँ। मैं 10 बजे आऊँगी और दोनों को अपने साथ ले जाऊँगी। जब वो चली गई तो मैंने गाजी से कहा, क्या हमें माधवी के साथ चले जाना चाहिए? तुम हमें क्या मशवरा देते हो? गाजी ने कहा, जाहिर है वो तुम्हें पुलिस के हवाले तो नहीं करेगी, किसी महफूज जगह पर ही ले जाएगी। तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए। कैप्टन जमशेद कहने लगा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। रात के 10:15 गाजी के मकान के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। हमने खिड़की का पर्दा जरा सा खोल कर देखा। ये एक वैगन थी जिसकी छत पर सब्ज और सुर्ख बल्ब बारी बारी रोशन हो रहे थे। मैंने बिजली की रोशनी में पढ़ा, उसकी एक साइड पर रेड क्रॉस का निशान बना हुआ था। नीचे तेलुगु जबान और अंग्रेजी में एम्बुलेंस लिखा था। माधवी खुद गाड़ी ड्राइव कर रही थी। वो गाड़ी से उतरकर मकान के दरवाजे पर आई तो गाजी ने दरवाज़ा खोल दिया। अंदर आकर उसने कहा, मैं गाड़ी ले आई हूँ, आप लोग खामोशी से वैगन के पीछे जाकर बैठ जाएं। ये एक प्राइवेट अस्पताल की एम्बुलेंस है जहाँ मेरी एक सहेली डॉक्टर है। एम्बुलेंस में इसलिए लाई हूँ कि इसको रास्ते में कोई चेक नहीं करेगा। मैं और कैप्टन जमशेद मकान से निकलकर एम्बुलेंस के अंदर जाकर बैठ गया। माधवी हमारे साथ थी। उसने एम्बुलेंस का दरवाज़ा बंद करने से पहले हमें मुखातिब करके कहा, तुम लोग अलग अलग स्ट्रेचरों पर लेट जाओ। अगर किसी वजह से रास्ते में पुलिस ने चेकिंग कर भी लिया तो तुम अपने आप को बेहोश जाहिर करना। मैं तुम्हें नकली ड्रिप लगाई देती हूँ। एम्बुलेंस के अंदर आमने सामने 2 स्ट्रेचर पड़े थे। हम उन पर लेट गए। माधवी ने हमें ग्लूकोज का ड्रिप इस तरह लगा दिया कि सुई बाजू में छूने की बजाय हमारे बाजू से लगाकर टेप से चिपका दिया। बस जब तक मैं अंदर न हूँ तुम लोग इसी तरह स्ट्रेचर पर लेटे रहना। वो दरवाज़ा बंद करके अगली सीट पर जाकर बैठ गया। एम्बुलेंस स्टार्ट हुई और हम वहाँ से निकल पड़े। अपना गाजी से मैंने साइलेंसर वाला रिवॉल्वर और कुछ फालतू गोलियां लेकर अपने पास रख ली थी। एम्बुलेंस झुमरे पट्टी की आबादी से निकलकर बड़ी सड़क पर आई तो उसका सायरन बजने लगा। इस सायरन का सबसे बड़ा फ़ायदा यह था कि उसे रास्ते में कोई रोकता नहीं। इस ख्याल से कि इसमें इमरजेंसी का मरीज अस्पताल ले जाया जा रहा है। एम्बुलेंस लाहौर शहर की सड़कों पर रात के अंधेरे में काफ़ी देर तक दौड़ती रही। एम्बुलेंस में कोई खिड़की नहीं थी
अकबी दरवाजे में जो 2 गोल शीशों वाले सुराख थे, उनमें से सड़कों की रोशनियां नजर आ जाती थीं। काफ़ी देर तक सड़कों पर दौड़ने के बाद एम्बुलेंस का सायरन खामोश हो गया। एम्बुलेंस के अंदर कोई बत्ती नहीं जल रही थी और अंधेरा था। सड़क की रोशनियां अंदर आ जाती थीं। अब यह रोशनियां भी नहीं आ रही थीं। इसका मतलब था कि एम्बुलेंस शहरी आबादी से बाहर निकलकर गैराबाद इलाके में आ गई थी। एम्बुलेंस ने एक जगह थोड़ी थोड़ी देर बाद 2-3 मोड़ काटे और फिर उसकी रफ्तार हल्की हो गई। थोड़ी दूर चलने के बाद एम्बुलेंस रुक गई। माधवी ने नीचे उतरकर दरवाज़ा खोल दिया। ओके, आ जाओ, सब ठीक है। हमने नकली ड्रिप अपने बाजुओं से अलग किया और गाड़ी से निकले। रात के अंधेरे में ऊंचे ऊंचे दरख्तों के दरमियान एक कॉलेज का खाका नजर आया, जिसके अंदर न रोशनी थी न बाहर कोई बत्ती जल रही थी। माधवी हमें साथ लेकर कॉलेज के दरवाजे पर रुकी और बोली, इससे ज़्यादा महफूज इलाका सारे शहर में तुम्हारे लिए और कोई नहीं है। मेरी सहेली का जो प्राइवेट अस्पताल है, उसका यह स्टोर है। यहाँ पहले दवाइयों वगैरह का स्टॉक रखा जाता था, मगर अब यह खाली पड़ा है। स्टोर अस्पताल के साथ ही बन गया है। उसने चाबी लगाकर दरवाजे का ताला खोल दिया। अंदर लकड़ी के पुराने खोखों से दवाइयों की हल्की बू आ रही थी। मैं और कैप्टन जमशेद अंदर चले गए। अंदर अंधेरा था। माधवी ने बटन दबाया। दीवार के साथ लगा एक छोटा सा बल्ब रोशन हो गया। उसकी रोशनी में कमरे में इधर उधर पड़े खाली खोखे और गत्ते के डब्बे बिखरे हुए दिखाई दिए। वो हमें दूसरे कमरे में ले गए। यहाँ भी उसने बत्ती जला दी। उस समय लोहे के 2 पलंग आमने सामने थे, जिस पर अस्पतालों वाले बिस्तर पड़े हुए थे। माधवी ने छत का पंखा चला दिया। कहने लगी, बाथरूम और किचन इस कमरे के पीछे साथ ही हैं। किचन में मैंने खाने का तमाम सामान रखवा दिया है, तुम्हें किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। कैप्टन जमशेद ने कहा, लेकिन मैडम, हमें यहाँ ज़्यादा देर नहीं रहना। हम तो चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो इस शहर से निकल जाएं। माधवी कहने लगी, इसका इंतज़ाम भी हो जाएगा, लेकिन अभी शहर में पुलिस जगह जगह तुम्हारी तलाश में छापे मार रही है। तुम्हें हालात के नॉर्मल होने तक तो यहाँ रहना ही होगा। मैंने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हम वैसा ही करेंगे जैसा तुम कहोगी। माधवी ने कहा, अब तुम लोग यहाँ आराम करो, मुझे जल्दी वापस जाना है। मैं कल किसी वक्त आऊँगी। जब वो एम्बुलेंस लेकर वहाँ से चली गई तो कैप्टन जमशेद कहने लगा, मुझे इस औरत की समझ नहीं आई कि ये क्या चाहती है। कहीं ये मुझसे अपनी मोहब्बत की वजह से मेरे क्याम को यहाँ लंबा तो नहीं करना चाहती। शक मुझे भी था, लेकिन मैंने इसका इजहार न किया और कैप्टन से कहा, उसे इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं अपनी बात फिर दोहराऊंगा, अगर उसे तुमसे मोहब्बत भी है तो वो एक मफरूर महबूब के साथ अपना सारा करियर ख़तरे में डालकर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती। कैप्टन जमशेद ने लोहे के पलंग पर नीम दराज होते हुए कहा, मैं तो कहता हूँ कि हमें अपने तौर पर यहाँ से निकल जाना चाहिए। शहर की हदूद से तो हम निकल ही आए हैं। तुम्हारे पास रिवॉल्वर भी है, रास्ते में कोई ख़तरा हुआ तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। मैंने कहा, इतनी जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, कहीं खामखा किसी मुसीबत में न फंस जाए। इस इलाके के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है कि कौन सा रास्ता किस तरफ जाता है। हमें इस औरत की मदद की ज़रूरत है। वो अगर हमें इतनी ख़तरनाक जेल से निकाल रही है तो यहाँ भी हमारी रहनुमाई करेगी। मैं तो यही मशवरा दूंगा कि हमें सब्र से काम लेना चाहिए। थोड़ी देर बाद हम कमरों की बत्तियां बुझाकर और अंदर से दरवाज़ों को चटखनियाँ लगाकर सो गए। सुबह उठकर दिन की रोशनी में बाहर माहौल का जायजा लिया। ये छोटा सा कॉलेजनुमा स्टोर गैराबाद जंगली इलाके में वाक़ था। चारों तरफ थोड़े थोड़े फासले पर ताड़ और नारियल के दरख्तों के झुंड खड़े थे। कहीं कोई खेत नहीं था, कोई झोंपड़ा तक नजर नहीं आ रहा था, सिवाय दरख्तों पर कभी कभी बोलने वाले परिंदों की आवाज़ के। दूसरी कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। कैप्टन जमशेद बोला, देखना चाहिए कि यहाँ दरिया भी है या नहीं, क्योंकि दरिया ही यहाँ से फरार का एक महफूज जरिया है। अगर हम उसके ऊपर की तरफ यानी अपस्ट्रीम जाएं तो इस शहर के इलाके से बाहर निकल सकते हैं। दरिया में पुलिस वगैरह का भी खतरा नहीं होगा। मैंने कहा, पहले चलकर नाश्ता बनाते हैं, ये बातें बाद में करेंगे। कमरे के पीछे दरख्तों में साथ साथ बने हुए बाथरूम और किचन थे। बाथरूम में पानी भी आ रहा था। किचन में गैस का सिलेंडर भी पड़ा था। एक रेफ्रिजरेटर भी था, जिसमें दूध के डब्बों के अलावा खाने पीने की तकरीबन सारी चीज़ें मौजूद थीं। कुछ ज़रूरी बर्तन भी गैस के चूल्हे के पास मेज़ पर पड़े थे।
ہم نے مل کر ناشتہ بنایا، کافی بنائی اور وہیں کچن میں بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ وہاں کھانے پینے کا سامان دیکھ کر مجھے ایسے لگا تھا کہ جیسے اس عورت نے یہاں ہمارے دیر تک رہنے کا انتظام کر رکھا ہے۔ مادھوی نے جاتے وقت ہمیں تاکید کی تھی کہ ہم بلا ضرورت مکان سے باہر نہ نکلیں، اور اگر نکلنا ضروری بھی ہو تو مکان کے قریب قریب رہیں۔ ہمیں کہاں جانا تھا؟ ناشتہ کرنے کے بعد کالج کے عقب میں اونچی جھاڑیوں کے اوٹ میں لوہے کی کرسیاں ڈال کر بیٹھ گیا اور وہاں سے فرار کے منصوبوں پر غور کرنے لگے۔ دوپہر کو ہم نے کچن میں انڈے وغیرہ بنا کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد ہم کمرے میں ہی پڑے رہے، تیسرے پیر چائے بنا کر پیا اور 5-10 منٹ کالج کے پیچھے درختوں میں ٹہلتے اور باتیں کرتے رہے۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ مادھوی ایمبولینس لے کر آ گیا۔ اس وقت ہم کمرے کے اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ مادھوی نے آتے ہی پہلی بات یہ پوچھی کہ تم لوگ باہر تو نہیں نکلے تھے؟ میں نے کہا 1 گھنٹہ پہلے تھوڑی دیر کے لیے درختوں میں ضرور ٹہلتے رہے۔ مادھوی نے کمرے کی کھڑکی کا پردہ گراتے ہوئے کہا اب یہ غلطی دوبارہ نہ کرنا۔ پولیس کے ساتھ اب ملٹری انٹیلیجنس بھی تمہاری تلاش میں نکلی ہے۔ پورے شہر کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ میں نے بڑا اچھا کیا جو رات تمہیں وہاں سے نکال کر لے آئی۔ میری ایمبولینس کی پولیس نے 3 جگہوں پر تلاشی لی ہے۔ میں نے مادھوی سے پوچھا پھر اب تم نے کیا سوچا ہے؟ مادھوی نے سگریٹ سلگا لیا تھا۔ وہ کیپٹن جمشید کے پاس ہی لوہے کی کرسی پر بیٹھی تھی۔ کہنے لگی میں نے تو یہی سوچا تھا کہ تمہیں دریا کے ذریعے یہاں سے نکال دوں گی، مگر معلوم ہوا ہے کہ دریا بھی محفوظ نہیں رہا۔ کوسٹ گارڈ کی کشتیاں دریا میں بھی گیس لگاتی پھرتی ہیں۔ کیپٹن جمشید بولا لیکن ان حالات میں یہ جگہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ مادھوی نے کہا اس سے بہتر دوسری کوئی جگہ میری نظروں میں نہیں ہے۔ تمہیں صرف اتنی احتیاط کرنی ہوگی کہ دن کے وقت کمرے سے ہرگز باہر نہ نکلو، رات کو بھی چوکس ہو کر نکلنا۔ خفیہ پولیس کے آدمی کسی بھی بھیس میں یہاں نمودار ہو سکتے ہیں۔ میں نے کیپٹن جمشید کی بات کو دہراتے ہوئے کہا میڈم میری رائے میں ہمیں یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے نکل جانا چاہیے۔ مادھوی نے کہا تمہیں کم از کم 2 دن تو یہاں ضرور رکنا پڑے گا۔ اس دوران مجھے یقین ہے کہ میں کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال لوں گی۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد مادھوی ایمبولینس لے کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد کیپٹن جمشید کہنے لگا بھائی اس عورت کے بارے میں ہم نے غلط سوچا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے یہ نیک نیت عورت ہے اور واقعی یہاں سے فرار ہونے میں ہماری مدد کرنا چاہتی ہے۔ میں بھی اب اسی لائن پر سوچنے لگا تھا۔ مادھوی کی گفتگو سے صاف ظاہر تھا کہ اسے سب سے زیادہ جو فکر ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں کسی طرح وہاں سے نکال کر حیدرآباد کی طرف روانہ کر دیا جائے۔ رات کو ہم نے مادھوی کی ہدایت کے مطابق کسی کمرے کی بتی روشن نہ کیا۔ جس کمرے میں ہم سوتے تھے اس میں ایک موم بتی روشن کر کے زمین پر کونے میں لگا دی تھی۔ کھانا بھی ہم نے موم بتی کی روشنی میں ہی پکا کر کچن میں بیٹھ کر کھایا اور پھر کمرے میں آ کر بستروں پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ کالج کے سامنے والے دروازے پر مادھوی تالا ڈال گئی تھی۔ اگر اس طرف کوئی آدمی آ کر دیکھے تو اسے یہی لگتا کہ کالج خالی پڑا ہے اور یہاں کوئی نہیں رہتا۔ رات کو اگر ہمیں باہر جانے کی ضرورت پڑتی تو ہم کمرے کی ایک بھی کھڑکی میں سے باہر چلے جاتے اور اسی کھڑکی سے اندر آ جاتے تھے۔ ہمیں اس ویران کالج میں یہ دوسری رات تھی۔ ہم کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ جب رات گہری ہو گئی اور ہمیں نیند آنے لگی تو موم بتی بجھا کر ہم اپنے اپنے بستروں پر لیٹ گئے۔ کمرے میں پنکھا چل رہا تھا جس کی وجہ سے مچھر بھی نہیں کاٹتے تھے اور اس کمرے میں گرمی اور حبس بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میرا ذہن ہر قسم کے خیالات کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ مجھے کیپٹن جمشید کو وہاں سے نکال کر انڈیا کا بارڈر کراس کرا کر پاکستان میں داخل کرنا تھا اور خود واپس کشمیر کے محاذ پر بھی جانا تھا۔ وہاں سے انڈیا کا بارڈر بہت دور تھا۔ راستے میں کسی بھی جگہ پولیس اور خفیہ پولیس ذرا سا شک ہونے پر ہمیں دبوچ سکتی تھی۔ میں انہی خیالات میں الجھا ہوا تھا۔ میری نیند غائب تھی۔ مجھے کیپٹن جمشید کے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز آئی تو مجھے خوشی ہوئی کہ پاکستان کا یہ غازی مجاہد آرام سے نیند کر رہا ہے۔ نہ جانے کتنی راتیں اسے ٹارچر کر کے جگائے رکھا گیا تھا۔ باہر کی فضا پر گہری خاموشی طاری تھی۔ میں نے بھی آنکھیں بند کر لیں اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھ پر ابھی ہلکی ہلکی غنودگی سی طاری ہونے لگی تھی کہ ایک آواز نے مجھے چونکا دیا۔ یہ کسی آدمی کی آواز تھی جو کچھ فاصلے پر کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ پھر 2-3 آدمیوں کے بولنے کی آوازیں آئیں
لگتا تھا کہ یہ لوگ باتیں کرتے کالج کی طرف آ رہے ہیں۔ میں نے پہلا کام یہ کیا کہ سرہانے کے نیچے سے ریوالور نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔